हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में इसे हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट टर्म्स के बारे में, जैसा कि हमने पिछले क्लास में समझाया था। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग सीखने वाले हैं कि किस ऑप्शन का क्या यूज है और क्या मतलब होता है। चलिए, कल हमने पिछले क्लासेस में आवाज नहीं आना चाहिए, शांत रहो। हमने आपको स्टॉक तक समझा लिया था। बोलिए, आज हम लोग को पढ़ना है डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, रिसेबल, पेबल, जनरल। मतलब इतना आज के क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझते और सुनते हैं। इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले डेब्टर्स को समझते हैं। डेब्टर्स का मतलब होता क्या? बातें नहीं होनी चाहिए, ध्यान दो। जैसे होता क्या है, एक बिजनेस, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत लास्ट तक जाएगा, साथ में समझना, ठीक है ना। एक बिजनेस है और सपोज मान लीजिए यह बिजनेस जो चल रहा है वह एसके ट्रेडर्स के नाम से चल रहा है, और यहाँ पे एक बिजनेस है और यह जो बिजनेस चल रहा है वह पीके ट्रेडर्स के नाम से चल रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब एसके ट्रेडर्स पीके ट्रेडर्स से परचेज करेंगे, क्या करेंगे? परचेज करेंगे, या एसके ट्रेडर्स पीके ट्रेडर्स से सेल करेंगे, तो दोनों का मतलब क्या समझिएगा। जब एसके ट्रेडर्स पीके से गुड्स खरीदेंगे तो एसके ट्रेडर्स के लिए जो पीके हैं वह सप्लायर होंगे। क्या होंगे जी? जी, सप्लायर्स होंगे। अब एक बात और, जो हमारा सप्लायर है, आप बताइए, सपोज इन्होंने जो खरीदा है वह 50 रुपए का कोई गुड्स खरीदा, तो एसके ट्रेडर्स को अपने सप्लायर को क्या करना होगा? 50 रुपया पे करना होगा, मींस पेमेंट करना होगा। इतना क्लियर है सबको? तो बोला गया अकाउंटिंग के भाषा में कि जब भी सप्लायर की बात करें तो सप्लायर को अकाउंटिंग के भाषा में लिखा जाता है क्या? तो सप्लायर को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं जी? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। अब सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? मतलब क्रेडिटर का मतलब समझ जाओ, यह एक प्रकार का, यहाँ पे हमारे सप्लायर का डिटेल है। मतलब इनको पैसा हमको देना होता है, किसको? हमारे व्यापार को। तो वैसे नॉर्मल अगर भाषा में कहे ना तो क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार। मतलब जिस नाम के आगे आ गया, जैसे पीके हो गया और इनके नाम के आ गया क्या? क्रेडिट, ठीक है। ये समझो हमारे सप्लायर है, ठीक है। डीके है क्रेडिट, मतलब 60 में लिख रहा हूं, मतलब क्रेडिटर से नाम आ गया तो समझो वो पैसा जो है पीके का, डीके का, ये पैसा हमको पेमेंट करना है। किसको? एसके ट्रेडर्स को पेमेंट करना है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम बोलते हैं, जो हमारा सप्लायर उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स एक प्रकार लेनदार होता है, और देनदार कौन होता है? उसके अपोजिट, जो उसे माल खरीदता है, ठीक है ना। अब वहीं पे आ जाते हैं, अगर बात करें सेल की, तो क्या होता है? तो जिससे सेल करते हैं, मान लो हम डीके से सेल कर रहे हैं, तो जो डीके से सेल कर रहे हैं या हमारे लिए कस्टमर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? कस्टमर होते हैं। और अकाउंटिंग के भाषा में बोला गया है कि जितने आपके कस्टमर आएंगे उसको रखिएगा डेबिटर्स। क्या रखिएगा बाबू? डेबिटर्स। और डेबिटर्स मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। मतलब यह हमारे व्यापार को पैसा लेना है और डीके को देना है, ठीक है ना। तो जब भी किसी नाम के आगे आगे क्रेडिटर, समझ जाना वो पैसा, उतना पैसा हमको पे करना है, पेमेंट करना है। लेकिन अगर जहां पे आ गया डेबिटर, तो समझ जाना वो पैसा हमको लेना है।
मतलब क्रेडिटर पे हमको देना है, हमारे व्यापार को देना है, और जब डेबिटर्स हो तो हमारे व्यापार को लेना है। ठीक है, इसीलिए बताया हूं कि क्रेडिटर मतलब होता लेनदार, वो पैसा लेने वाला, डेबिटर्स मतलब होता है देनदार, वो पैसा देने वाला। तो लेने वाला कौन है? जब क्रेडिटर, तो मान लो तुम क्रेडिटर्स हो तो हमारा व्यापार देगा, और आप डेबिटर्स हो तो हमारा व्यापार देगा। ठीक है, यही कंसेप्ट आपको नीचे यहाँ पे समझाया गया, क्या समझिएगा। कहा जा रहा डेबिटर्स वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स सर्विस परचेज करता है। क्या समझे? जैसे हमारा ये व्यापार है, आप कोई पर्सन है या मान लो क्या है पीके है, तो जब कोई गुड्स खरीदेंगे या तो हम क्या करेंगे बाबू? हम बेचेंगे, यही ना, यही बताया गया। वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पे, मतलब क्रेडिट बेसिस क्या? उधार, ठीक है, गुड्स से सर्विस परचेज करता है, उसे बोलते हैं क्या? डेबिटर्स। और डेबिटर से पैसा हमको क्या करना होता है? लेना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए डेबिटर्स को देनदार बोला गया। लेकिन देखो अभी मैं क्रेडिटर से यही बताया हूं, क्या बताया हूं? तो देखो ये हमारे सप्लायर का डिटेल है, तो क्या बताया जा रहा है? वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पे परचेज करते हैं, क्या कहलाता है? बोलिए, क्रेडिटर कहलाता है। मतलब जिससे माल खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को पैसा हमको देना होता है, ना कि लेना होता है। हाँ, कंडीशन एक बात और है, कभी कस्टमर हमारा सप्लायर भी हो सकता है और सप्लायर हमारा कस्टमर भी हो सकता है। आपको सर कैसे? तो मान लो आप भी व्यापारी हो और हम भी व्यापारी हो, फॉर एग्जाम्पल, तो कभी ऐसे गुड्स आपके पास है जो मेरे पास नहीं है, तुम आपसे खरीद सकते हैं। तो जब हम आपसे खरीदेंगे तो आप हमारे लिए सप्लायर हो जाओगे, हम आपके लिए कस्टमर हो जाएंगे। कुछ ऐसे गुड्स है जो आपके पास नहीं है, मेरे पास है, हम सोच रहे हमारा आपका बहुत अच्छा चलता है, तो क्यों हम बाहर जाके खरीदे, उन्हीं से खरीद ले। तो हमसे खरीदोगे तो हम आपके सप्लायर हो जाएंगे, तो हमारे कस्टमर हो जाओगे। समझ बात है आपको ना? तो ऐसा कभी मत कहना कि सप्लायर कस्टमर नहीं हो सकता, कस्टमर सप्लायर नहीं हो सकता। ठीक है, कंडीशन आने पे चेंज हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। सेल हो रहा है तो सेल किससे कर रहे हैं? तो कस्टमर है। परचेज हो रहा है, परचेज किससे कर रहे हैं? तो हमारा सप्लायर है। ठीक है, तो हमेशा अपने बारे में सोचना है कि आगे जो हमारे सामने दिख रहा है हमारे लिए क्या है वो। ठीक है, वो अपना व्यापारी अपना व्यापार करेगा, हम अपने लिए करते हैं अकाउंटिंग। कहीं काम करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, एक उसके लिए करेंगे। मतलब एक्टिविटी क्या हो रहा है वो रिकॉर्ड करना है, एक उसके बारे में सोचना उसका क्या हो रहा है, हम अपने बारे में सोचेंगे कि हमारे व्यापार में क्या है। पहले मेरे व्यापार में तुम क्या हो, तो कस्टमर हो, तो कस्टमर रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसा लॉजिक मत लगाने लगना कि उस सप्लायर हो तो होगा, तो लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं, कस्टमर और सप्लायर। वो अपने में लिखेगा हम कस्टमर है, नहीं हम अपने में लिखेंगे सप्लायर है। तो ऐसा अकाउंटिंग अपने के लिए करते हैं, ना कि दूसरे के लिए। मतलब अपने के लिए मतलब क्या है, जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके लिए करते हैं, ना कि किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हैं उसके बिजनेस में क्या हो रहा है, तब अकाउंटिंग कर पाओगे, तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? कोई पूछे क्रेडिटर तो बता दोगे, डेबिटर्स तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? कोई कंफ्यूजन है इसमें पूछ लीजिए हमसे, कोई सवाल है पूछिए, मैं बताऊंगा। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे बाबू, चलो नहीं बताओगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने सीखा डेबिटर्स के बारे में और क्रेडिटर्स के बारे में। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं रिसेबल के बारे में पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही पे मैं समझा दे रहा हूं। जब एक बिजनेस में सेल करता है, क्या करता है? सेल करता है। किसको सेल करेगा जी? कस्टमर। क्लियर है? तो सपोज मान लो इन्हें सेल किया था पीके से, कितने का? 100 रुपए का। तो आप बताइए
जब यह बिजनेसमैन सेल किया था पीके से, और वो भी क्या किया था, उधार बेचा था। फॉर एग्जाम्पल क्या बेचा था, उधार बेचा था। तो आप बताइए बिल देगा ना, तो बिल देगा मान लो SK001, और इस बिल के अगेन मतलब पीके को हमने 100 रुपए का क्या किया है, बकाया दिया। तो इसी बिल के अगेंस्ट हमको क्या करना होगा, 100 रुपया रिसीव भी करना होगा। क्या करना होगा जी, रिसीव भी करना होगा। अब पीके ट्रेडर्स को ड्यू डेट भी देंगे। क्या देंगे जी, ड्यू डेट। मतलब हम अगले महीने में 10 तारीख को दे देंगे, या आज खरीद रहे हैं 2 दिन के बाद दे देंगे। मतलब उधार जब देते तो पूछते हैं ना कि कितने दिन में दे दोगे, या दे देते कहते कोई बात नहीं, जब मर्जी है तब देना। हम कहते हैं 2 दिन में जमा कर दीजिए, 10 दिन में जमा कर दीजिए, या हम लोग खुद टाइम दे देते हैं। तो यह बोला गया है कि जब हमारा व्यापार किसी को सेल करता है, तो एक कस्टमर है, सपोज सेल किया कितने का, 100 रुपए का, तो सेल करेगा, जब वो बिल देगा तो बिल नंबर भी जनरेट होता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट 100 रुपया चढ़ाएगा, और उसी बिल के अगेंस्ट 100 रुपये उसको पाना होगा। उसे बोलते हैं रिसेबल। मतलब जिस बिल के अगेंस्ट हमको पैसा रिसीव करना है, प्राप्त करना है, उसे बोलते हैं रिसेबल अमाउंट, ठीक है ना। वो हमको लेना है, और हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, एक प्रकार का एसेट्स होता है। कैसे बताया जा रहा है, जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, ठीक है, वह अमाउंट रिसीबल कहलाता है। क्लियर है, वह पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, ठीक है। अब इसके बाद से सेकंड के बाद से भविष्य आ ही जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिसीवेबल अमाउंट। क्लियर है, यह मैं यहां से समझाया हूं। सेम यहाँ पे पेबल कंडीशन बस उल्टा कर दो। मतलब जहां पे हम परचेज किए थे, वहां पे सपोज हमने क्या कर दिया, नहीं सेल किए तो वहां पे क्या कर दिया हमने, परचेज। अब मान लो जो परचेज किया कितने का किया था, 100 रुपए का, ठीक है, और इन्होंने बिल नंबर जनरेट कर दिए थे PK001, और इसके अगेंस्ट कितना चढ़ा दिया, 100 रुपया। तो आप बताओ जो बिल लेके जाएंगे उसके अगेंस्ट हमको पैसा देना होगा ना, और जो पैसा अपने सप्लायर को देना होता है वह हमारा क्या होता है, पेबल अमाउंट होता है। क्या बोलते हो जी, पेबल अमाउंट। तो कहा जा रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, पेबल अमाउंट कहलाता है। क्लियर है, यह बार बार आएगा, और यही आप लोग कंसेप्ट आगे नहीं बताओगे तो दिक्कत होगी। यही कोई पूछ देगा, और जाते हैं कहीं पे ना टेलीग्राफी के तो काम बाद में करवाते हैं, सब यही पूछ देते हैं। चलिए आप बताइए काउंसिलिंग में पेबल अमाउंट किसे कहते हैं, या पेबल अमाउंट नहीं कहे। चलिए ध्यान दीजिए, पास है जनरल, सभी लोग ध्यान देना, बहुत इंपोर्टेंट है जनरल। अब देखिए जनरल का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना है। जैसे इसको समझने के लिए अभी जनरल हम आगे फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, ठीक है, समझा दूंगा। जैसे एक पर्सन सुबह से लेके शाम तक क्या करता है, जो भी एक्टिविटी करता हो, ठीक है, वह अगर वो लिखता है सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, तो रियल में अगर उसको हिंदी आता है तो उसको हिंदी में लिखेगा, अगर इंग्लिश आता है तो उसको इंग्लिश में लिखेगा, ठीक है, संस्कृत आता है तो संस्कृत में लिखेगा। मतलब जो भाषा उसको सही से आता है वह सभी, ठीक है, मैटर को जो उसके साथ होता है डेली, वह अपनी भाषा में रिकॉर्ड करेगा। करेगा या नहीं करेगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे बातचीत कर लो, तो मुझे लगता है सबसे सिंपल भाषा आपका है हिंदी, कम्युनिकेशन आसानी तरीके से कर लेंगे। हाँ, जो शुरू से बहुत इंग्लिश पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हिंदी सबसे बेटर है आप लोग का। मतलब हम भी बात कर लेंगे और आप भी बात कर लो, और सब कुछ समझेगा। बोलो, अगर गांव की बात करें तो वही है का हलवा, ठीक है, मतलब भोजपुरी, ठीक है, मतलब यही सब भाषा है, इसी भाषा में हम किसी को समझाते हैं और बताते हैं। तो वैसे जब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग का एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को बोलते हैं जनरल। मतलब अपने क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए, किस क्वेश्चन को, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो सौदा कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट पड़ाव होता है, जो स्टेप होता है, जो लैंग्वेज होता है, वो जनरल लैंग्वेज होता है। मतलब जब तक उसको जनरल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे
तब तक आगे कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। ठीक है, अब जनरल में यही सीखते हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ है, कितने से डेबिट कितने से क्रेडिट, ये सारा बताया जाता है। हाँ, जनरल एक ओरिजिनल बुक होता है। जैसे आप लोग कॉपी पे डेली जो काम करते हो, डे बुक बनाए होगे तो लिखते जाते हो क्या कितना रुपए का खरीदा है, कितने का बेचा है, ठीक है, कितना एक्सपेंस कर दिया है, कितना किसको पेमेंट कर दिया है, तो डेट वाइज नाम वाइज लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ठीक है, तो एक डे बुक में लिखते हो। वैसे जब अकाउंटिंग करते हैं, जो डे वाइज जो अकाउंटिंग करते हैं और उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और इसे ओरिजिनल बुक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब इसी को करने के बाद ही वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। बात आपको ना, जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम लोग, मान लो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं परचेज कर रहा हूँ, अगर आपको ये क्लियर ना हो कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट है तो वाउचर में आसानी तक से एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जनरल समझ में आना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो यही देखो बताया जा रहा है कि जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं जी? डेट वाइज, मतलब दिन भर में कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना पेमेंट किया, कितना रिसीव किया, कितना बैंक में जमा किया, कितना बैंक से निकाला, वो डे वाइज हमको रिकॉर्ड करते हैं। और बताया जा रहा है कि इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और यह सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। मतलब आप सुबह से लेके शाम तक, और जो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, जो क्वेश्चन करोगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए, डेट वाइज रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा क्या है? जर्नल बुक है। जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे हम वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे? पीसी का जब इस्तेमाल करेंगे तब, जब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तब। तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया। लेकिन अगर मान लो मैनुअली आप पढ़ रहे हो तो देखना जितने ट्रांजेक्शन है ना उसका क्या करते हैं हम, जर्नल एंट्री करते हैं। मतलब कितने रुपए से डेबिट हुआ है और कितने रुपए से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, और इस डेट को कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, पेमेंट से रिलेटेड कितना हुआ है, सेल्स से रिलेटेड कितना हुआ है। ठीक है, वह सारा का सारा डिटेल और डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हमको जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब तक जर्नल रिकॉर्ड नहीं करेगी तब तक आसानी तरीके से नहीं होता है। क्लियर है? इसे बोलते हैं जर्नल। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग यही पढ़ने वाले, इसी बेसिस पे सब है। ठीक है, और लास्ट में अगला पॉइंट है वो क्या है? वो है लेजर। अब देखो लेजर होता क्या है, अब समझने की कोशिश करना। इसको आगे फिर से समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझो। जैसे बिजनेस में समझना, जब हम परचेज करते हैं, सुन लो, जब परचेज करते हैं और सपोज परचेज किससे कर रहे हैं? पीके से कर रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए जो हमने ट्रांजैक्शन किया वो हमने 5 ट्रांजैक्शन किया और 5 ट्रांजैक्शन में पीके कितने बार आए? 5 बार आए। समझना, किसका? परचेज का किया। फिर से हम देखो, उसके बाद से हम सेल का क्वेश्चन किए और सेल का जब क्वेश्चन किए तो जो पीके ट्रेडर्स है, ठीक है, वह हमारे 2 बार आए। समझने की कोशिश करना। फिर से जब हम पेमेंट किए तो पेमेंट करते समय पीके लगभग, ठीक है, 4 बार आए। तो होता क्या है, इन सबको रिकॉर्ड करते किसमें? इन सबको रिकॉर्ड जो करेंगे वह जर्नल बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हमसे एक बार में कोई पूछ दे कि पीके ट्रेडर्स का समरी बताइए कि पीके ट्रेडर्स को अभी तक कितना पैसा देना है या कितना पैसा लेना है, तो एक बार सीधे अगर कोई दे जर्नल से निकाल दे तो ऐसा संभव नहीं। उसके लिए उस पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। किस पार्टी का? जिससे हम ट्रांजैक्शन किए हैं। तो टोटल ट्रांजैक्शन कितना किए हैं जी? 5 2 7 4 11 ट्रांजैक्शन किए हैं। जब 11 का समरी निकालेंगे ना तब पता चल पाएगा कितना पैसा लेना है या कितना पैसा हमको देना है। तो जब हम जितने ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक एक करके समरी निकालना है, ग्रुप वाइज समरी निकालना है। मीन्स पीके का अलग निकल जाए, परचेज का अलग निकल जाए, सेल का अलग निकल जाए, पेमेंट का अलग निकल जाए, मतलब सबका एक बार समरी निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल करते हैं? लेजर का।
मतलब जनरल रिकॉर्ड करने के बाद ही हम लेजर कर सकते हैं। अगर जनरल रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो लेजर आसानी तरीके से नहीं बनेगा। तो ये बोला गया है कि जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो जहां पे है वहीं पे लाकर रख देते हैं। मतलब एग्जाम्पल, जैसे मान लो मार्केट में चले गए, कहाँ गए, मार्केट में चले गए, ठीक है, और आपने कई सारे सामान खरीदे। सपोज मान लीजिए आपने चावल खरीद लिया, ठीक है, आलू भी खरीद लिया, मिर्च भी खरीद लिया। अब जब खरीदते हो तो जाहिर सी बात है झोला लेके जाते हो, सारा उसमें रख लेते हो, ठीक है, एक साथ लेके आते हो। लेकिन घर पे आते हो तो आप बताओ क्या आलू मिर्च, ठीक है, नमक सब एक ही में रख देते हो क्या? नहीं, मतलब आलू वाला कहीं रखने वाला व्यवस्था अलग है, मिर्च वाला अलग है, ठीक है, नमक वाला अलग है, ठीक है, शुगर वाला अलग है। तो जाते हो तो झोरे में से क्या करते हो, ठीक है, अलग अलग निकाल के रखते हो। वही बोलते हैं क्लासिफाई किया जा रहा है, मतलब जैसा है वो ऐसे ला के रखिए। तो परचेज है तो इसको परचेज में रिकॉर्ड करेंगे, सेल है तो सेल में। पीके ट्रेडर्स का, तो पीके ट्रेडर्स का अलग हिसाब होगा, कैश कैश का अलग हिसाब होगा, बैंक तो बैंक का अलग हिसाब होगा, एसके ट्रेडर्स का अलग हिसाब होगा, रिसीव तो रिसीव का अलग हिसाब होगा, ठीक है, इंटरेस्ट इन क्या डिस्काउंट ए रिसीव इसका अलग हिसाब होगा। मतलब जितने लेजर बनेंगे सबका हम अलग अलग समरी निकालते हैं। वो किससे निकलता है, लेजर से निकलता है। तभी हम कंफर्म करके बता पाएंगे कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में बैंक में पैसा कितना है, या कितना देना है, या कितना लेना है। वो संभव किससे किससे है, लेजर से। समझे? जैसे मान लो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक हमने लगभग परचेज किया, और परचेज किया नगद किया, सेल किया वो भी नगद किया, अब बैंक में पैसा दिया तो कैश हमारे पास जाएगा। तो मान लो शुरू में स्टार्टिंग में आज के डेट में मेरे पास प्रेजेंट टाइम में 5,000 रुपया था, और हम 2,000, कौन बोला भी मारे सही हो जाओगे, तो समझा रहा समझ लो पर, ठीक है, 5,000 प्रेजेंट टाइम में कैश पड़ा हुआ मेरे बिजनेस में, और मान लो आज ही के डेट में 2,000 का परचेज किया, तो आप बताओ 2,000 घटेगा ना, घट जाएगा। चलो आज ही के डेट में हमने 10,000 का सेल कर दिया तो 10,000 बढ़ेगा, और आज ही के डेट में बैंक में 5 रुपए जमा किया तो जोड़ो क्या होगा। सबसे पहले 5,000 प्रेजेंट टाइम में था, जैसे 5,000 था, अब 2,000 का हमने कैश से परचेज कर लिया, तो बताओ माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3,000 बच जाएगा फिर से। लेकिन उसी डेट को हमने क्या किया, 10,000 का सेल कर दिया तो 10,000 कैश आएगा ना, तो 13,000 हो गया। लेकिन उसी डेट को फिर से हमने बैंक में 5 रुपए जमा कर दिया तो कितना बचेगा, 8,000। मतलब तो जो एक एक करके जो क्वेश्चन कर रहा है परचेज का, ठीक है, सेल का, और बैंक में पैसा जमा किया, उसको जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। नहीं जब हिसाब करेंगे ना, और कोई पूछेगा कैश का हिसाब आज का बताइए, लास्ट में शाम को कितना बचा हुआ है, तो वह जनरल से सीधे नहीं निकाल पाएंगे, इसके लेजर लगाना पड़ेगा, तो छांटना पड़ेगा कैश का हिसाब किताब क्या है। तो शाम को बता सकते हैं हाँ 8,000 रुपये बचा है, कितना, सुबह 5 था आज 8 है, क्या तो बता दोगे, इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना बैंक में जमा किया। समझ में आया? इसे बोलते हैं लेजर, ठीक है। आगे अभी बहुत पढ़ेंगे, ये तो मैंने थ्योरी की कंसेप्ट बता रहे हैं, आगे हम लाइव दिखा भी देंगे, हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है ना। मैं बस आज कंसेप्ट समझो, सर बता रहे हैं उसके बारे में समझो क्या बता रहे हैं, ठीक है, और इसको लाइव दिखाऊंगा भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा ये ऐसे होता है, ठीक है। बस इतना समझिए, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर हुए, उसके बाद से फिर से अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब और भी आगे है, ठीक है, 2 दिन और लगेगा, उसके बाद से तब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ